Hello everyone. Today we will discuss problem on one dimension box. लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की थी वन डायमेंशन बॉक्स की, तो रिमेनिंग प्रॉब्लम हम आज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी an electron is bound in one dimensional potential box which has width this, यानी कि वो कह रहा है कि एक आपका वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है जिसकी विड्थ इन्होंने दी है 2.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। पार्टिकल बॉक्स के अंदर होता है, पार्टिकल बॉक्स के अंदर मोशन में होता है, तो इस बॉक्स के अंदर इस पार्टिकल की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। गिवन है, क्या गिवन है, L इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लेंथ ऑफ द बॉक्स। कैलकुलेट क्या करना है, लोएस्ट टू परमिटिव एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए और n इक्वल टू 2 के लिए हमें इस पार्टिकल की बॉक्स के अंदर एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है भाई, और एनर्जी क्या होती है पार्टिकल की बॉक्स के अंदर, इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m L स्क्वायर। ठीक है, तो अब एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए n की टर्म में हम, क्योंकि हमें डिफरेंट एनर्जी स्टेट में निकालनी है वैल्यू, अगर एक ही एनर्जी स्टेट में निकालनी होती तो हम सीधा सीधा n की वैल्यू को 1 रख के उसको कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी स्टेट में निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि इसको n की टर्म में हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो n की टर्म में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, n स्क्वायर, h की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो x की वैल्यू क्या होती है हमारी 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये हम सबको याद होनी चाहिए, का स्क्वायर अपॉन 8। इस क्वेश्चन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं गिवन है, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू L की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, L की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी 2.5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा, n स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, n स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के बाद कितनी आती है वैल्यू 9.66 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको हम जूल में भी ला सकते हैं आंसर, अब n की वैल्यू 1 रखकर या n की 2 वैल्यू रखकर, लेकिन हम क्या करते हैं इसे मैक्सिमम क्वेश्चन में वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर पूछता है तो इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस टर्म को हम डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये जूल से किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो n स्क्वायर एज इट इज, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी कैलकुलेट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद आप देखोगे 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9.66 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें n इक्वल टू 1 के लिए डिफरेंट एनर्जी स्टेट में इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो n इक्वल टू 1 के लिए E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर इंटू 6.04, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए कितनी वैल्यू आ गई आपकी 6.04। अब हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, n इक्वल टू 2 के लिए, तो n इक्वल टू 2 के लिए हम क्या मान लेंगे, इसे E2 हो गया, तो E2 1 n की जगह 2 पुट कर दोगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 6.04। ठीक है भाई, 6.04, तो जब 2 2 जा 4 और 4 की जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 24.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों एनर्जी स्टेट में, डिफरेंट एनर्जी स्टेट यानी कि 1 और 2 में हमने इन दोनों पार्टिकल की एनर्जी को कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन the ground state and the first exercises for the electron in one dimension rigid box of length 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, यानी कि जो वन डायमेंशन बॉक्स गिवन है उस वन डायमेंशन बॉक्स की जो लेंथ दी है इन्होंने वो दी है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो
हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन फर्स्ट ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए और 2 के लिए हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और फिर उसका क्या कैलकुलेट करना है, हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि E2 माइनस E1 कैलकुलेट करना है, डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी स्टेट। तो हमें पता है कि और L कितना गिवन है क्वेश्चन में, 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम लेंथ गिवन है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितनी होती है हमारी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर। इस वैल्यू को हम एन की टर्म में कैलकुलेट कर लेंगे, तो एन स्क्वायर, एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 का स्क्वायर अपॉन 8, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्वेश्चन में गिवन है आपका 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू एल, एल की वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है भाई, जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, एन स्क्वायर इंटू इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको कितना मिलेगा, 6.03 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से। ठीक है भाई, तो अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब इसे सॉल्व कर लेते हो तो सॉल्व करके लगभग पॉइंट में आता है, लेकिन हम इक्विवेलेंट ले लेते हैं इसे, 38 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डिफरेंट एनर्जी स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन, इस पार्टिकल की एनर्जी को कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, तो फॉर n इक्वल टू 1, E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर इंटू 38, तो कितना आ जाता है ये 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर n इक्वल टू 2, आपको क्या कैलकुलेट करना है, E2, और E2 कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, n की वैल्यू 2 रख दोगे, 2 का स्क्वायर इंटू 38, 2 2 4, और जब इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 152 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, यानी कि E2 माइनस E1, यानी कि 152 माइनस 38। ठीक है भाई, और जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा ये 114 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपनी। शो दैट phi x इक्वल टू e की पावर I kx is acceptable eigen function where k is some finite constant, and second part में पूछ रहा है for a region minus a to a normalize the given function। ठीक है, यानी कि इस रीजन में हमें क्या करना है, फंक्शन को नॉर्मलाइज प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हमें पता है कि जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन हमारा एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो वेव फंक्शन की अगर हम प्रॉपर्टीज को ध्यान करें तो वेव फंक्शन मस्ट बी क्या होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यू, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए हमारा, सिंगल वैल्यू होना चाहिए, और साई कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है भाई, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और इसका डेरिवेटिव भी आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर हम गिवन वेव फंक्शन की बात करें तो गिवन वेव फंक्शन कितना है हमारा, फाई एक्स इक्वल टू ई की पावर आई के एक्स। ठीक है भाई, तो फाई एक्स ई की पावर आई के एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस
के एक्स प्लस आई साइन के एक्स। और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी यहीं पे निकाल देते हैं, तो डी फाई ओवर डी एक्स, फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, इक्वल टू, अगर कॉस के एक्स का आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, पहले इसको कर लो, चाहे e की पावर आई के एक्स को कर लो, तो e की पावर आई के एक्स को जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आई के इंटू ई की पावर आई के एक्स, आई के एज इट इज बाहर, फिर e की पावर आई के एक्स को फिर आप क्या लिख सकते हैं हम, कॉस के एक्स प्लस आई साइन के एक्स। तो अगर आप फाई एक्स को भी देखोगे और आप डी फाई ओवर डी एक्स को भी देखोगे, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव को देखोगे और फर्स्ट वेव फंक्शन को देखोगे, दोनों किसके फंक्शन है, कॉस के और साइन के। ठीक है, किसके फंक्शन है दोनों के दोनों, कॉस के और साइन के फंक्शन है। इसे और सॉल्व करना चाहो तो इसे और सॉल्व कर सकते हो आप, आई के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, के कॉस, सॉरी के कॉस के एक्स, आई के कॉस के एक्स प्लस आई स्क्वायर के साइन के एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू आई के कॉस के एक्स माइनस के साइन के एक्स। ठीक है, तो दोनों के दोनों किसके फंक्शन है, साइन और कॉस के फंक्शन है, और एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर साइन और कॉस की क्या होती है, साइनोसॉइडल फंक्शन है। ठीक है, अगर इसको ड्रॉ करोगे तो कैसे, किस तरह का, इस तरह का फंक्शन मिलेगा आपको। तो x की डिफरेंट वैल्यू पर फाई की क्या होगी, सिंगल वैल्यूड ही मिलेगी। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस और साइन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि फाई और डी फाई ओवर डी एक्स फंक्शन और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सिंगल वैल्यूड है और कंटिन्यूअस है, बिकॉज साइन के एक्स एंड कॉस के एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की, अगर फाइनाइट की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कॉस के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉस के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू के, और साइन के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहां से दोनों वैल्यू क्या है, फाइनाइट भी है, तो वेव फंक्शन यहां से फाइनाइट भी आ गया, सिंगल वैल्यूड है और कंटिन्यूअस है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, क्योंकि ये वेव फंक्शन की सभी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। वेव फंक्शन इज फाइनाइट, क्योंकि k की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, तो यहां पर हम लिख देंगे, नोट डाउन कर देंगे कि वेव फंक्शन इज फाइनाइट एंड phi and d phi over dx are single valued and continuous because cos x and sin kx are continuous function of all value of x। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है कि इसको रेंज दी है उसने -a to a वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज फॉर्म बताइए। तो वेव फंक्शन की नॉर्मलाइज फॉर्म के लिए आप क्या करोगे, वेव फंक्शन की नॉर्मलाइज फॉर्म के लिए आप फंक्शन को क्या कर लोगे, फाई फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई की पावर आई के एक्स, यानी कि आप एक कांस्टेंट इसके साथ क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज बनाने के लिए। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है x1 to x2 psi स्टार psi dx इक्वल टू 1। क्लियर है भाई, तो यहां पर आपका psi स्टार क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन psi स्टार क्या हो जाएगा, psi स्टार इक्वल टू, क्योंकि यहां पर a एज इट इज कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आयोटा किससे चेंज होगा, -i से, तो psi स्टार क्या हो जाएगा, -i के x। ठीक है, आपके पास psi की वैल्यू भी है, आपके पास psi स्टार की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूओं को आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में पुट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपको, लिमिट गिवन है -a to a, psi स्टार है आपका a e की पावर i के x माइनस का इंटू psi कितना है आपका a e की पावर i के x
dx इक्वल टू 1। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, आपका इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर एज इट इज, लिमिट माइनस ए टू ई की पावर माइनस का आई के एक्स, ई की पावर प्लस का आई के एक्स क्या हो गया आपका, ई की पावर 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू 1, या फिर आप लिख लो यहां पर ई की पावर आई के एक्स माइनस का प्लस ई की पावर आई के एक्स प्लस का, दोनों को टोटल करने के बाद कितना हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर ई की पावर 0 डी एक्स इक्वल टू 1, और ई की पावर 0 आपका हो गया 1 डी एक्स इक्वल टू 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या आएगा आपका x लिमिट माइनस ए टू ए इक्वल टू 1, लिमिट यहां पर भी रख दोगे आप माइनस ए टू ए माइनस ए टू ए। क्लियर है भाई? जब इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर ए माइनस ए इक्वल टू 1, तो यहां से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, ए इसे पूरा लिख ही लेते हैं, a प्लस a इक्वल टू 1, सो दैट a स्क्वायर इंटू 2a इक्वल टू 1। ठीक है भाई? तो यहां से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 अपॉन 2a, तो a स्क्वायर इक्वल टू मिल जाता है हमें 1 अपॉन 2a, तो सो दैट a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1 अपॉन रूट 2a, तो वेव फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा, नॉर्मलाइज फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन इज 1 अपॉन रूट 2a ई की पावर आई के एक्स। यानी किसी भी अगर वेव फंक्शन को हमें नॉर्मलाइज बनाना है तो उसके साथ हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे और उस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द नॉर्मलाइज फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन। अगर उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है तो वो ऑलरेडी वेव फंक्शन क्या होता है हमारा, नॉर्मलाइज होता है। ठीक है भाई? तो दिस इज द नॉर्मलाइज फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, ये वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट के आसपास की हो गई है, तो रिमेनिंग प्रॉब्लम हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।